1992 आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण साल है। एसजेवीएन में भी आपका आना हुआ। मुझे लगता है कि उस समय भी आप पहली महिला थी। 1992 में मैंने जब एसजेवीएन ज्वाइन किया तो उसके कारण बहुत डिफरेंट थे जी। तब एसजेवीएन की को नाथपा झाकड़ी के नाम से पहचानते थे। उसकी अपनी कोई भी आइडेंटिटी अभी बनी नहीं थी। परिवार भी अभी उस महिला से रूबरू नहीं हुआ था जो ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी 100% शोल्डर करना चाहती। आपके माता पिता ने भी आपसे कहा था जब आपने करियर चूज किया था? वो रियली नहीं समझ पा रहे थे कि मैं क्या करने जा रही हूँ, क्योंकि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट पीपल। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैं ओहदे की बात की, जब भारत में महिलाएं किसी बड़े ओहदे पर पहुंचती हैं तो डिसीजन मेकिंग हमारे पास सबसे ज्यादा एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। तो हम ये नहीं मानते कि वो गलत होगा कभी, पर वक्त कई बार उसको गलत भी प्रूव कर देता है। सवाल उठाते हैं कि ये आपने कहा कि डिसीजन हमारा कई बार सही हो सकता है, कई बार गलत हो सकता है, तो इस डिसीजन मेकिंग में जेंडर बाधा बनता है क्या? तो डिसीजन चाहे मर्द ले ऑन द जॉब या महिला ले, डिसीजन की कभी भी एक्सेप्टेंस 100% अमंगस्ट ऑल नहीं होती। अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या पसंद करती हैं? क्योंकि जब हम आपके बारे में जान रहे थे, किसी ने कहा कि मैम डांस बहुत पसंद करती हैं। डांस के अलावा क्या क्या पसंद है? तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल, हो मांझी चल, हो मांझी चल, जो मेरी फेवरेट लाइन्स हैं इसकी। आशाओं से नाता जोड़ ले, तू निराशा की बंधन तोड़ दे। आगे मैं शायद भूल रही हूँ, मतलब मेरी फेवरेट दो लाइन्स ये हैं। कॉर्पोरेट आशाओं से नाता जोड़ ले, तू निराशा के बंधन तोड़। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ जिंदा दिली की जब हम बात करते हैं, कोई फेवरेट फिल्म? दी गई, बट स्टिल एक मूवी आई थी जिसमें सलमान खान थे और माधुरी दीक्षित थी, दीदी तेरा देवर दीवाना। नाचते हैं कि राइट फॉरवर्ड है, लेफ्ट फॉरवर्ड, दो गर्ल्स हैं और वो अपने नंबर ऑफ गोल्स पे ज्यादा फोकस कर रही हैं और बार बार उनको ये मैसेज दिया जा रहा है, ये सिखाया जा रहा है कि नहीं, बॉल पास करो, बिकॉज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज हाउ दी टीम फेयर्स, नॉट यू पर्सनली। अब हम कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ वापस आते हैं। और कॉर्पोरेट सेक्टर में अक्सर हमने देखा है कि जो महिलाएं टॉप पोजीशन पर बहुत कम आ पाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण आप क्या मानती हैं? जो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायित्व है, अभी सिंक इन नहीं किया है, उसकी जो 100% एक्सेप्टेंस है, अभी हम उससे बहुत दूर हैं। एसजेवीएन एक मिनी रत्ना है। अब फ्यूचर में एसजेवीएन को कहाँ देखती है? एक स्मॉल कैप कंपनी से मिड कैप कंपनी बन गए हैं। कि क्या जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो रहता है या फिर नहीं? तू कयामत तक धरने पर बैठ किस्मत, मैं कोशिश करने से कभी इस्तीफा नहीं दूंगी। महिलाओं के विषय में ये पंक्तियां बड़ी सार्थक सिद्ध होती है। एसजेवीएन की पहली महिला कार्यकारी अध्यक्ष हैं गीता कपूर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद भारत में। नमस्कार। पहले महिला का नाम आया, गीता कपूर जी के बारे में लोगों ने सुना। हालांकि लोग आपको पहले भी एक सशक्त महिला के तौर पर जानते हैं। जब शुरू किया था करियर, उस समय क्या सोचा था? क्या पहले से ही सोचा था कि अब एसजेवीएन या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ना है, या मन में कुछ और था? मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी से की, बीएससी साइंस, रादर मेडिकल के सब्जेक्ट्स थे, बॉटनी, ज़ूलॉजी। पेरेंट्स चाहते थे शायद मैं डॉक्टर बनूं, बट इंसिडेंटली मैं महिला भी हूं और एक बहुत इमोशनल महिला हूँ, और मुझे लगता था कि डॉक्टर का जो रोल है हर वक्त पेशेंट्स में रहना, हर वक्त, हालांकि वो भी एक बहुत उम्दा रोल है, लोगों के कैसे कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत उम्दा रोल है, पर मुझे लगता था कि मैं उससे ना अपने आप को घर में भी अलग नहीं कर पाऊंगी और शायद उतनी खुश ना रह पाऊँ, तो मुझे डॉक्टर नहीं बनना है। साइंस से ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने एमएससी केमिस्ट्री ज्वाइन की यूनिवर्सिटी में। एमएससी केमिस्ट्री मैंने 6-7 महीने के लिए परस्यू की और यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कि एमबीए डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है, और उसके बारे में जब जाना तो लगा कि एक अच्छा करियर है, जिस तरह का करियर मैं अपने लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सोचती हूँ, ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है। तो बीच में ही मैंने एमएससी केमिस्ट्री छोड़ दी और मैंने इसकी तैयारी शुरू की, और बहुत खुशकिस्मत हूँ, खुशनसीब हूँ कि पहली बार में ही मेरी सिलेक्शन भी हो गई, और मैंने मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एचपी यूनिवर्सिटी से किया इन द ईयर 1986। 1992 आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण साल है। एसजेवीएन में भी आपका आना हुआ। मुझे लगता है कि उस समय भी आप पहली महिला थी। उस समय एसजेवीएन का माहौल किस तरह का था? क्योंकि आज हम तो 2024 में प्रवेश कर चुके हैं। उस समय के एसजेवीएन और आज के एसजेवीएन में क्या फ़र्क देखती हैं एक महिला के तौर पर? 1992 में मैंने जब एसजेवीएन ज्वाइन किया तो उसके कारण बहुत डिफरेंट थे। पहला कारण ये था कि हिमाचल से मैं और मेरे हस्बैंड यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं पढ़े, अटैच्ड थे, और कहीं ना कहीं इच्छा थी कि वापस जाएंगे। इससे पहले मैं पीएसआईडीसी पंजाब में भी पनवार में काम करती थी। तो एसजेवीएन की जब एडवर्टाइजमेंट आई, नाथपा झाकड़ी पावर कॉरपोरेशन कहा जाता था, तो हस्बैंड ने कहा कि इसमें अप्लाई करते हैं, हमें शिमला या हिमाचल जाने का मौका मिलेगा। और क्योंकि वो पहले एनएचपीसी में भी रहे हैं तो उनको हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की वर्किंग और पावर सेक्टर का काफ़ी एक्सपीरियंस था। उनकी पहली जॉब एनएचपीसी में थी और उस वक्त वो पावर ग्रिड में थे, तो उन्हें लगा कि ये हम दोनों के लिए भी एक कॉरपोरेशन में आने का जरिया भी बन सकती है, सो दैट ड्यूरिंग आवर वर्क लाइफ हमें अलग ना रहना पड़े। तो ये वो भी एक जरिया बन सकता है कि हम एक ही कॉरपोरेशन में पावर सेक्टर में इजीली जा सकते हैं, तो तुम अप्लाई करो। तब केवल एचआर की पोजीशन थी और मैंने अप्लाई किया। अगेन I was very lucky. I got selected. I was selected as the first women personal officer of SJVN. तब SJVN की को नाथपा झाकड़ी के नाम से पहचानते थे। उसकी अपनी कोई भी आइडेंटिटी अभी बनी नहीं थी। It had just been conceived to implement नाथपा झाकड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। So बहुत शुरुआती दौर था। बहुत सी चीज़ों ने अभी शेप लेनी थी, इसलिए काम करने का मुझे बहुत मज़ा आया। बिकॉज एचआर डिपार्टमेंट को भी समझ लीजिए कि बैठ के हमने सबने जो इनिशियल ज्वाइनिंग्स थे 92 के, बैठ के हमने बनाया, सिस्टम्स बनाए, प्रोसीजर्स बनाए। तो ऐसे शुरुआती दौर में ज्वाइन किया जब बहुत सी चीज़ों को अभी यहाँ आकर कोई शेप लेनी। तो वो एक्सपीरियंस बहुत उम्दा, बहुत अलग था, और उसमें मैंने बहुत ग्रो किया एज अ प्रोफेशनल, बहुत ग्रो किया। महिलाओं के लिए मुश्किल सफ़र था, जैसे आपने पूछा महिलाओं के लिए कैसा था। एक मुश्किल सफ़र था क्योंकि अकेली महिला होने में भी चैलेंजेस होते। सवाल आपसे मेरा इसी से जुड़ा था कि जब आप एसजेवीएन में आई थी, आपने कहा कि आप पहली डायरेक्टर पर्सनल भी थी। हाँ, और तो उस समय पुरुषों की किस तरह की मानसिकता होती थी? क्योंकि भारत में हम पेट्रियार्कल सेटअप को लेकर बड़ी बात करते हैं। पेट्रियार्कल सेटअप को लेकर बड़ी बात करते हैं। चीजें बदली हैं, समय बदला है, पर उतना अभी भी नहीं बदला, उतना अभी भी नहीं। हमारी जनरेशन जिन्होंने 86-87 में जॉब्स ज्वाइन की, मैं मानती हूँ कि सबके लिए, महिलाओं के लिए एक चैलेंज रहा होगा। जिस तरह की जॉब्स में डेडिकेशन और कमिटमेंट हम देना चाहती थी, वो समाज के लिए भी नहीं थी और परिवार के लिए भी नहीं थी। परिवार भी अभी उस महिला से रूबरू नहीं हुआ था जो ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी 100% शोल्डर करना चाहती। आपके माता पिता ने भी आपसे कहा था जब आपने करियर चूज किया था? वो रियली नहीं समझ पा रहे थे कि मैं क्या करने जा रही हूँ, क्योंकि उनकी नॉलेज में भी एक डॉक्टर, इंजीनियर, केवल इसी या ब्यूरोक्रेट यही स्कोप था। तो वो मुझसे हमेशा कहते थे कि हमें रियली नहीं समझ आता तू क्या करना चाहती है। पर पहली जॉब ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि मैंने अपने पैशन के हिसाब से जॉब चुनी है, क्योंकि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट पीपल। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैं एक इमोशनल ह्यूमन बीइंग हूँ। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट पीपल। और एचआर ज्वाइन करते ही मुझे लगा कि मैं पहले दिन से सबकी वेलनेस में योगदान कर सकती हूँ, और ये योगदान ओहदे के साथ साथ बढ़ता ही जाएगा। तो बहुत पैशनेट रही। आपने ओहदे की बात की। जब भारत में महिलाएं किसी बड़े ओहदे पर पहुंचती हैं
तो डिसीजन मेकिंग हमारे पास सबसे ज़्यादा एक चैलेंजिंग पार्ट होता है। सबसे ज़्यादा। आपने अपने जीवन में क्या महसूस किया, कोई किस्सा अगर आप शेयर करना चाहें? देखिए, डिसीजन मेकिंग चैलेंजिंग हमेशा ही रहता है, और बट मैं ये बिलीव करती हूँ कि मतलब टू मच एनालिसिस पैरालाइजेस अ सिस्टम। कंसिडर्ड, वेल कंसिडर्ड डिसीजंस लेने चाहिए। जितने भी आप पहलू पे की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए, बट एक सीमा के अंदर। बियॉन्ड अ पॉइंट एनालिसिस इतना नहीं होना चाहिए कि सिस्टम को पैरालाइज। इससे तो बेटर है कि हम एक गलत डिसीजन भी बाय चांस ले जाएं। वैसे तो जब हम डिसीजन लेते हैं, कंसिडर डिसीजन लेते हैं, सोच समझ के लेते हैं, तो हम ये नहीं मानते कि वो गलत होगा कभी, पर वक्त कई बार उसको गलत भी प्रूव कर देता है। तो इससे डरना नहीं चाहिए, बिकॉज डिसीजन तो हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिया जाता है, प्रेजेंट में ही लिया जाता है। कंसिडर्ड लेना चाहिए, पर डिसीजन ना लेने से बेहतर है कि डिसीजन लिया जाए। देखिए, डिसीजन जब एक महिला लेती है तो कई बार सवाल ये भी उठते हैं कि लीडरशिप में जब हम जेंडर की बात करते हैं तो कई पुरुष सवाल उठाते हैं कि ये आपने कहा कि डिसीजन हमारा कई बार सही हो सकता है, कई बार गलत हो सकता है, तो इस डिसीजन मेकिंग में जेंडर बाधा बनता है क्या? मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं होता जिससे 100% सब लोग खुश हों। तो पर यस, जब एक रीजनेबल परसेंटेज खुश होती है तो हम उस डिसीजन को राइट डिसीजन के पैमाने से ही नापते हैं। तो डिसीजन चाहे मर्द ले ऑन द जॉब या महिला ले, डिसीजन की कभी भी एक्सेप्टेंस 100% अमंगस्ट ऑल नहीं होती, बट इन द लॉन्ग रन इट प्रूव्स कि कितनी क्रेडिबिलिटी अटैच्ड है। बट ये मैं ज़रूर कहूँगी कि महिला को एटलीस्ट हमारी जनरेशन में अपनी पोजीशन बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है, काफ़ी एफर्ट करना पड़ा। आज मैं मानती हूँ सिचुएशन नहीं है ऐसी कि जेंडर के बेस पे कोई उसको डिफरेंटली देखे। आप कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, सभी को पता है कि एक पावरफुल महिला है, सशक्त महिला है। पावर सेक्टर के अलावा अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या पसंद करती हैं? क्योंकि जब हम आपके बारे में जान रहे थे, किसी ने कहा कि मैम डांस बहुत पसंद करती हैं, डांस के अलावा क्या क्या पसंद है? इंसिडेंटली मेरी बहुत हॉबीज है और म्यूज़िक से मैं बहुत जुड़ी हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरा परिवार म्यूज़िक से जुड़ा है। अगर मैं डांस की शौकीन हूँ तो मेरे हस्बैंड गाने के बहुत शौकीन हैं। तो डांस और म्यूज़िक को हम स्ट्रेस बस्टर की तरह भी यूज़ करते हैं, अपनी हैप्पीनेस के लिए भी यूज़ करते हैं, और मैं मानती हूँ कि ये वेलनेस का भी ज़रिया है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनाना चाहिए। अगर हम आज मेडिटेशन की बात करते हैं तो म्यूज़िक से बड़ी मेडिटेशन कोई नहीं, क्योंकि वो आपको अपनी सब परेशानियों से अलग कर देती है, उबार देता है, निकाल के ले आता है और आपके माइंड को एक टोटली डिफरेंट फ्रेमवर्क में ले जाता है। आपका कोई फेवरेट गाना जिसके एक लाइन आप गुनगुना दें? एक गाना है जो मैं हमेशा मैंने एक दो बार ऑफिस में भी इसी क्योंकि मैं उसको बड़ा मोटिवेशनल सॉन्ग मानती हूँ, वो आपको मोटिवेट करता है गुनगुनाने से। हो मांझी चल, हो मांझी चल, हो मांझी चल, हो मांझी चल, तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल, हो मांझी चल, हो मांझी चल। जो मेरी फेवरेट लाइन्स हैं इसकी, आशाओं से नाता जोड़ ले, तू निराशा के बंधन तोड़ दे, सुन ओ मांझी मौजों की पुकार है। इतना ही, आगे मैं शायद भूल रही हूँ। मतलब मेरी फेवरेट दो लाइन्स ये हैं, कॉर्पोरेट आशाओं से नाता जोड़ ले, तू निराशा के बंधन तोड़ दे। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ जिंदा दिली की जब हम बात करते हैं, कोई फेवरेट फिल्म? मूवीज देखने का हम दोनों को बहुत शौक था, बट इंसिडेंटली काम और सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि छूटती गई। बट स्टिल एक मूवी आई थी जिसमें
सलमान खान थे और माधुरी दीक्षित थी, दीदी तेरा देवर हम दीवाना, आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन। तो दैट हैज़ बीन वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज़। और एक जो मुझे मूवी बहुत पसंद है और मुझे लगता है कभी कभी बच्चों को भी सिखाऊं और उस मूवी के माध्यम से सबको सिखाऊं, वो थी चक दे इंडिया। चक दे इंडिया, शाहरुख खान की वजह से भी नहीं, उसमें जो मैसेज था कि अपने कैसे आप एक गेम में, कैसे आप किसी भी टीम के जब आप मेंबर होते हैं तो आपको अपने पर्सनल इंटरेस्ट से थोड़ा ऊपर उठ के टोटल टीम के इंटरेस्ट की तरफ, जैसे उसमें देखते हैं कि राइट फॉरवर्ड है, लेफ्ट फॉरवर्ड 2 गर्ल्स हैं और वो अपने नंबर ऑफ गोल्स पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं और बार बार उनको ये मैसेज दिया जा रहा है, ये सिखाया जा रहा है कि नहीं, बॉल पास करो, बिकॉज व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज हाउ द टीम फेयर्स, नॉट यू पर्सनली, एंड दैट वाज द मैसेज व्हिच वाज फिनोमिनल। अब हम कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ वापस आते हैं। कॉरपोरेट सेक्टर में अक्सर हमने देखा है कि जो महिलाएं टॉप पोजीशन पर बहुत कम आ पाती हैं, इसका सबसे बड़ा कारण आप क्या मानती हैं? कॉरपोरेट सेक्टर में मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने पहले भी अपने एक दूरदर्शन इंटरव्यू में भी कहा कि अभी भी सोसाइटी में जो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल है, मैन और विमेन आफ्टर मैरिज, जो बेशक वो परिवार की हो, बुजुर्गों की हो, बच्चों की हो, जो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायित्व है, अभी सिंक इन नहीं किया है, उसकी जो 100% एक्सेप्टेंस है, अभी हम उससे बहुत दूर हैं। क्योंकि जैसे हर सशक्त या सक्सेसफुल आदमी के पीछे कहते हैं किसी महिला का हाथ होता है, उसी तरह एक सक्सेसफुल महिला के पीछे उसके हस्बैंड का सपोर्ट और उसके परिवार का हाथ होता है। तो ये समझना पड़ेगा, अगर महिला को सक्सेसफुल होना है तो परिवार को सपोर्ट करना पड़ेगा। एसजेवीएन एक मिनी रत्ना है, अब फ्यूचर में एसजेवीएन को कहाँ देखती हैं? आज की डेट में एसजेवीएन एक मिनी रत्ना जरूर है, बट मिनी रत्ना से कहीं आगे है। बहुत खुशी है हमें कि आज हम एक स्मॉल कैप कंपनी से मिड कैप कंपनी बन गए हैं। आज हमारा जो नेटवर्थ है 62,000 करोड़ के से भी ज़्यादा है, हमारा शेयर प्राइस 160 क्रॉस कर गया है और हम यही सपना देखते हैं, हमारा यही विजन है कि वी विल बी अ बिग प्लेयर इन द पावर सेक्टर, कंट्रीब्यूटिंग इमेंसली टुवर्ड्स द रोल ऑफ द नेशन एंड आवरसेल्व्स। हमारी जब भी किसी व्यक्ति से बात होती है या किसी बड़े अफसर से बात होती है तो हमेशा एक सवाल आता है कि क्या जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो रहता है या फिर नहीं। अब सवाल मेरा आपसे भी ये है कि आपकी नज़र में पॉलिटिकल प्रेशर के क्या मायने हैं? देखिए, एज फार एज CPSE इज कंसर्न, स्टेट में क्या रोल रहता है मैं कह नहीं पाऊंगी, मैंने कभी काम नहीं किया। एज फार एज CPSE इज कंसर्न, हमें काफ़ी ऑटोनॉमी है वर्किंग में, एक रीजनेबल ऑटोनॉमी है, इतनी ज़रूर है कि हम अपने फ्यूचर को क्राफ्ट कर सकें। और इसीलिए एसजेवीएन ने स्पेशली 2018 ऑनवर्ड्स एक फिनोमिनल फ्यूचर क्राफ्ट किया है। हमारे मन में एक सवाल था, एसजेवीएन जब भी अपने कोई कार्यक्रम शुरू करता है तो एक गाना आता है, हम हैं एसजेवीएन, ये किसने लिखा था, कब बना था? ये गाना नहीं मैं बोलूँगी, हम इसे बहुत एक एंथम की तरह किसी भी कार्यक्रम से पहले हमारे लिए ये एंथम है जो हमारे ऑब्जेक्टिव को दर्शाता है कि हर घर को रोशन करेंगे हम और एक नया रूप देंगे, हम एक नया रूप देंगे। हम हैं एसजेवीएन, इट ब्रिंग्स अस ऑल एसजेवीएनाइट्स टुगेदर। सो जब भी हम इसको गाते हैं, हम इसको दिल से गाते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव को दोहराते हुए अपने मन में, अपने विजन में, अपनी कल्पना में गाते हैं। हाइड्रो सेक्टर में क्या चुनौतियां हैं? हाइड्रो सेक्टर में बहुत सी चुनौतियां हैं, बिकॉज सबसे पहले ये है कि हमें बहुत ही ऐसी जगहों पे काम करना है जो रिमोटली कनेक्टेड है, रिमोट लोकेशंस हैं, रिमोट लोकेशन पे रहने के, काम करने के अपने चैलेंजेस हैं, बहुत लोगों की प्रायोरिटी में नहीं होगा, बट स्टिल जो लोग हाइड्रो सेक्टर को बिलोंग करते हैं वो इस बात से ज़रूर वाकिफ़ है कि हर कोशिश की जाती है कि हमारे एम्प्लॉयज़ जहाँ भी हों, इंस्पाइट द फैक्ट कि वो लोकेशंस रिमोट हों,
कंफर्टेबल हों और हम उनको हर तरह की फैसिलिटी दे सकें। एक अंतिम सवाल, कॉरपोरेट सेक्टर में जो महिलाएं आना चाहती हैं, वर्किंग वुमेन हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? मेरा मैसेज हमेशा ये करिएगा कि इससे पहले कि कोई आपको सपोर्ट करे, आपको खुद को सपोर्ट करना होगा। आपका अपना विजन बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ। आप अपना फ्यूचर नहीं लिखेंगे तो और लोग आपका फ्यूचर लिखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ एसटीएवियन की पहली महिला कार्यकारी अध्यक्षा गीता कपूर थी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि पर्वतों को काटकर राह बनाने का दम रखते हैं हम, फिर के तूफानों से उन्हें मजा चखाने का दम रखते हैं हम। ये तो तरस आ जाता है हमें आसमां की खामोशी को देखकर, वरना उसका भी सीना चीरकर रोशनी फैलाने का दम रखते हैं हम। तो ये थी हमारे साथ गीता कपूर जी। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।